ईरान वॉर को 10 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 10 दिनों में क्या क्या हुआ और इसने हमारी आपकी दुनिया को कैसे बदल दिया, 7 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या। 28 फरवरी 2026, जंग का पहला दिन। यूएस इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई मारे गए। वो जून 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता थे। उससे पहले वो 8 साल राष्ट्रपति भी रहे। ईरान में सुप्रीम लीडर की हैसियत राष्ट्रपति से ज़्यादा होती है। खामनेई मुल्क की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते थे। किसी देश के साथ जंग शुरू करने या ख़त्म करने का हक भी खामनेई के पास था। चीफ जस्टिस और दूसरे बड़े अधिकारियों की नियुक्ति वही करते थे। वे ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ थे। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज उन्हीं को रिपोर्ट करती थी। अगर उनके बीच विवाद होता था तो उसका निपटारा भी खामनेई करते थे। IRGC, जो कि ईरान की रेगुलर आर्मी से ज़्यादा ताकतवर है, वो भी खामनेई को रिपोर्ट करती थी। 1989 से IRGC ने अपने ऊपर खामनेई को ही देखा था। उनकी हत्या के बाद पावर वैक्यूम पैदा हो गया, लेकिन ईरान इस सिचुएशन के लिए पहले से तैयार था। उन्होंने अल्टरनेटिव सिस्टम बना रखा था, इसलिए जंग के बावजूद ईरान में अराजकता नहीं फैली। सिस्टम पहले की तरह काम करता रहा। जंग के 10वें दिन उन्होंने नया सुप्रीम लीडर भी चुन लिया है। दूसरा पॉइंट, तीसरे रहबर का ऐलान। 9 मार्च को ईरान ने तीसरे रहबर की घोषणा कर दी। रहबर सुप्रीम लीडर को कहते हैं। ये पोस्ट 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद बनी थी। पहले रहबर आयतुल्ला रुहुल्लाह खोमैनी थे। उनके बाद अली खामनेई 36 वर्षों तक इस पद पर रहे। अब उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाया गया है, ऐसी खबर मीडिया रिपोर्ट के जरिए आ रही है। मुस्तफा 56 साल के हैं। उन्हें अपने पिता से ज़्यादा कट्टर माना जाता है। उन्होंने 1980 के दशक में इराक ईरान वॉर में हिस्सा लिया। उनके कई दोस्त IRGC और सरकारी मशीनरी में बड़े पदों पर हैं। मुस्तफा खुद कभी किसी सरकारी पद पर भी नहीं रहे, लेकिन सिस्टम में उनकी गहरी पैठ है। 2009 में उन पर राष्ट्रपति चुनाव में धांधली कराने का आरोप लगा था। इस चुनाव में महमूद अहमदीनेजाद को विजेता दिखाया गया था। इसके खिलाफ ग्रीन मूवमेंट शुरू हो गया। तब बासिज फोर्स को बुलाकर प्रोटेस्ट खत्म करा दिया गया था। पर्दे के पीछे से वही बासिज फोर्स को कमांड कर रहे थे। ये फोर्स IRGC का हिस्सा है। मुस्तफा को सुप्रीम लीडर के तौर पर चुना जाना सरप्राइजिंग तो नहीं है। उन्हें लंबे समय से लीडरशिप के लिए तैयार भी किया जा रहा था, लेकिन उनकी पोस्टिंग पर 2 बड़े सवाल हैं। नंबर 1, मुस्तफा खामनेई मीडियम रैंक के धार्मिक अधिकारी हैं। उन्हें आयतुल्ला की उपाधि भी नहीं मिली है। उनके पिता जब सुप्रीम लीडर बनाए गए थे वो भी आयतुल्ला नहीं बने थे, लेकिन उनके लिए रातों रात संविधान बदला गया और उनको अकोमोडेट किया गया। मुस्तफा को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन दूसरा सवाल ज़्यादा गंभीर है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद राजशाही खत्म हो गई थी। राजशाही के मूल में वंशवाद था। तब राजा की संतान ही राजा बनता था। मुस्तफा का सुप्रीम लीडर बनना भी तो वंशवाद है। फिर दोनों में अंतर क्या रह गया? इस बीच इजराइल ने मुस्तफा को टारगेट करने की धमकी दी है। 28 फरवरी के अटैक में उनको भी निशाना बनाया गया था, तब वो बच गए थे। इस हमले में उनके पिता और उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। मुस्तफा के सामने इस वक्त 2 बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो उन्हें अपनी जान बचानी है और जंग में तबाह ईरान को एकजुट भी रखना है। तीसरा पॉइंट, तेल और गैस की कीमतों पर बढ़ोतरी। तीसरे पॉइंट का रिलेशन हमारी आपकी डेली लाइफ से। जिस इलाके में जंग चल रही है उधर बड़ी मात्रा में तेल और गैस निकालने वाले देश बसे हैं। ये तेल और गैस जिस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज होकर आता है वो भी ठप पड़ा है। उधर जहाज़ों और टैंकर्स पर हमले की आशंका है। इसका असर तेल और गैस की सप्लाई पर दिख रहा है। दुनिया की ऊर्जा ज़रूरत का लगभग 20% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के रास्ते आता है। भारत की निर्भरता और ज़्यादा है। 9 मार्च को कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई। नॉर्मल दिनों में ये $60 से $80 के बीच रहता है। कच्चे तेल को रिफाइन करके ही पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल आदि बनाए जाते हैं। अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो पेट्रोल, डीजल महंगे हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ा तो ज़रूरत की चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे। इसका असर हमारी आपकी जेब पर पड़ेगा। गैस की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। 6 मार्च को घरेलू सिलेंडर में ₹60 और कमर्शियल सिलेंडर में ₹115 की बढ़ोतरी हुई है। इसलिए वेस्ट एशिया में शांति पूरी दुनिया के हित में है। चौथा पॉइंट, फीकी दुबई। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल के साथ साथ पड़ोसी देशों पर भी हमला किया था। इसमें सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतर, बहरीन, इराक, जॉर्डन जैसे देश थे। इन देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं। इन बेसिस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमले में किया गया था। फिर ईरान ने अमेरिकी बेसिस पर मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया। इन हमलों में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ शहरों की इमेज को बड़ा धक्का जरूर लगा, जैसे कि दुबई की पहचान टैक्स फ्री हेवन और सेफ्टी के लिए होती थी। इसी वजह से दुनिया भर के सेलिब्रिटी और अमीर लोग वहाँ आकर बस रहे थे।
स्टार्टअप्स और कंपनियां खुल रही थी, टूरिज्म के लिए लाखों लोग आ रहे थे। इससे दुबई का रियल एस्टेट मार्केट बूम पर था। दुबई की पूरी इकॉनमी लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और रियल एस्टेट सेक्टर पर शिफ्ट हो गई थी। लेकिन ईरान वॉर ने उनके दावों पर सवाल खड़े किए हैं। बड़ी संख्या में लोग अपना पैसा दूसरे देशों में ट्रांसफर कर रहे हैं। चार्टर्ड फ्लाइट से दुबई छोड़ने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। वे दुबई से निकलने के लिए अंधाधुंध पैसा देने के लिए भी तैयार है। दुबई की सरकार उन्हें रोकने और अपनी इमेज बचाने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। वे सब कुछ ठीक करने का वादा भी कर रहे हैं, लेकिन जंग लंबी चली तो उन पर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है कंफ्यूज्ड डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का आदेश क्यों दिया था, ये उन्हें भी याद नहीं है। पिछले 10 दिनों में कई बार अपना मकसद भूल चुके हैं, बदल चुके हैं। शुरुआत ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने से हुई थी, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म करने की बात आई, फिर रजीम चेंज की बात करने लगे। ये भी नहीं हुआ तो ट्रंप ने ईरान से कंप्लीट सरेंडर की मांग रखी, लेकिन उनका कोई भी मकसद पूरा नहीं हुआ। 2 दिन पहले वो एक और जिद पकड़कर बैठ गए। उन्होंने कहा कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर वो चुनेंगे, लेकिन ईरान ने उनसे पूछे बिना मुस्तफा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बना दिया। ट्रंप की अगली डिमांड क्या होगी, देखना दिलचस्प रहेगा। छठा पॉइंट, कितना नुकसान हो चुका है। अब तक जंग में दोनों तरफ के लोगों का नुकसान हुआ, सबको पता है। सबसे ज़्यादा तबाही ईरान में हुई है। यूएस इजराइल के हमले में लगभग 1300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 12,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। सबसे बड़ा हमला मिनाब में बच्चियों के स्कूल पर हुआ था, इसमें लगभग 170 बच्चियों की जान चली गई थी। अमेरिका ने एक बड़ा हमला समंदर में किया था, जिसमें ईरानी नौसेना के 104 नौसैनिक मारे गए थे। इसराइल ने ईरान की कई ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया है। राजधानी तेहरान में पिछले कुछ घंटों से तेल की बारिश हो रही है। ईरान के हमले में 8 अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हुई है। इजराइल में 13 लोग मारे गए हैं और 2000 के करीब अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा कुवैत और इराक में 6, यूएई में 4, सऊदी अरब में 2 और ओमान और बहरीन में 1 व्यक्ति मरा है। 7 मार्च को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पड़ोसी देशों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि सिविलियन टारगेट्स पर अटैक का हमारा कोई इरादा नहीं था, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर अमेरिका ने आपके देश में बने मिलिट्री बेसिस से हमारे ऊपर अटैक किया तो हम उसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। 7वां पॉइंट, इमर्जिंग लीडर्स ऑफ ईरान। अब उन 2 लोगों के बारे में जान लेते हैं जो इस वक्त ईरान का चेहरा बने हुए हैं। पहले हैं सैयद अब्बास अरागची। वो ईरान के विदेश मंत्री हैं। वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर मजबूती के साथ ईरान का पक्ष रख रहे हैं। उनकी भाषा में डिप्लोमेसी और तार्किकता दिखती है। तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपना आपा नहीं खोया है। एक अमेरिकी टीवी चैनल पर उनसे पूछा गया, क्या आपको अमेरिका के ग्राउंड इन्वेजन से डर लग रहा है? अरागची का जवाब था, बिल्कुल नहीं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अरागची का मेन काम ईरान के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाना है, लेकिन वेस्ट ने ईरान को अलग थलग कर रखा है। फिर भी अरागची अपने देश के लिए जगह बनाने में की कोशिश लगातार कर रहे हैं। भले ही इंटरनेशनल सपोर्ट ना मिले, लेकिन उनकी लड़ाई को याद रखा जाएगा। अब्बास अरागची के पिता कालीन बेचते थे। जब वो 17 बरस के थे तभी उनके पिता की मौत हो गई। अरागची इस्लामिक रेवोल्यूशन के प्रोडक्ट हैं। उन्होंने 1979 की क्रांति में हिस्सा लिया था। क्रांति के बाद उन्होंने IRGC ज्वाइन कर ली। 1980 के दशक में वो ईरान और इराक के वॉर में लड़ने भी गए। अरागची ने इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है। वो फिनलैंड, जापान और एस्टोनिया में ईरान के राजदूत भी रहे हैं। कुछ वर्षों तक उन्होंने ईरान के थिंक टैंक्स और कॉलेजों में काम किया। 2013 में कुछ महीने के लिए वो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी बने। फिर अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की बातचीत शुरू हुई। 2015 में समझौता भी हो गया। अब्बास अरागची इसमें ईरान के मेन नेगोशिएटर थे। हालांकि ये न्यूक्लियर डील 2018 में टूट गई थी। 2021 में उन्हें विदेश मंत्रालय से अचानक निकाल दिया गया। तब अरागची पब्लिक लाइफ से दूर हो गए थे, लेकिन सुप्रीम लीडर खामेनेई ने उन्हें वापस बुला लिया और उनको एडवाइजर बना लिया। फिर अगस्त 2024 में मसूद पेजेश्कियान की सरकार ने उन्हें विदेश मंत्रालय की फिर से जिम्मेदारी दी। जब ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने ईरान के साथ फिर से न्यूक्लियर डील करने की बात कही। पहली बार जून 2025 में और दूसरी बार जनवरी और फरवरी 2026 में। दोनों टाइम अरागची ईरान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन दोनों दफा डील होने से पहले ही इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। पहली बार तो ईरान ने संयम रखा, लेकिन इस बार वो सारे विकल्प आजमा रहा है। ईरान जैसे को तैसा जवाब दे रहा है। इसी के साथ अब्बास अरागची का रोल भी बदल चुका है। अब वो डील मेकर की बजाय अटैकर की भूमिका में है। उनका अटैक हथियारों से नहीं बल्कि शब्दों से हो रहा है। अब दूसरे शख्स की कहानी, जो बैकडोर से ईरान के मिलिट्री अटैक की रूपरेखा खींच रहे हैं। उनका नाम है अली लारिजानी। वो ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। सिक्योरिटी काउंसिल 1989 में बनाई गई थी। ये ईरान की डिफेंस और सिक्योरिटी पॉलिसीज तय करती है। लारिजानी के दादा ग्रैंड आयतुल्ला थे। ये उपाधि शिया इस्लाम के बड़े धर्मगुरुओं को मिलती है। शाह रेजा खान ने जब धार्मिक कट्टरपंथियों के खिलाफ कैंपेन चलाया, तब उनका परिवार दादा इराक चला गया। वहीं पर 1958 में अली लारिजानी पैदा हुए थे। 1960 में उनका परिवार ईरान वापस लौटा।
उन्होंने कौम के एक मदरसे में पढ़ाई की, फिर तेहरान में कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हुए। मास्टर्स और पीएचडी में उन्होंने अलग सब्जेक्ट पकड़ा। वो वेस्टर्न फिलॉसफी की तरफ चले गए। उन्होंने जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांत पर 3 किताबें लिखी। इसके अलावा अमेरिकन फिलॉसफी पर भी काम किया। जब 1979 में इस्लामी क्रांति हुई, लारिजानी इसमें शामिल हो गए। बाद में उन्होंने आईआरजीसी ज्वाइन कर ली। अब्बास अराक्ची की तरह वो भी इराक ईरान वॉर में लड़ने गए। जंग खत्म होते होते आईआरजीसी की भूमिका बढ़ चुकी थी। ये सिर्फ एक पैरामिलिट्री फोर्स भर नहीं थी, आईआरजीसी एक पैरेलल सिस्टम चलाने वाली थी। लारिजानी इसमें ब्रिगेडियर जनरल की रैंक तक पहुंचे। इसका फायदा उन्हें जंग के बाद मिला। 1989 में हाशिम रफसंजानी की सरकार में उन्हें कल्चर एंड इस्लामिक गाइडेंस मिनिस्ट्री मिली। फिर 1994 में उनको ईरान के सरकारी मीडिया IRIB की कमान दी गई। एजेंसी सीधे सुप्रीम लीडर के अंडर काम करती थी। वहां से लारिजानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई के करीब आए। 2005 में महमूद अहमदीनेजाद ईरान के राष्ट्रपति बन गए। इस चुनाव में लारिजानी भी खड़े थे। उनको लगभग 6% वोट मिले थे। अहमदीनेजाद ने उनको सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी बनाया। उन्हें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का वार्ताकार भी बनाया गया। लेकिन 2008 में दोनों के बीच खटपट हो गई। तब लारिजानी ने संसद के लिए चुनाव लड़ा। 2008 में वो संसद के स्पीकर चुन लिए गए। 2015 में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील का उन्होंने सपोर्ट किया था। इस डील को संसद से पास कराने में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। लारिजानी 2020 तक संसद के स्पीकर रहे। फिर 2021 और 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था। दोनों दफा गार्डियन काउंसिल ने उनका नाम रिजेक्ट कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह उनकी बेटी थी। लारिजानी की बेटी फातिमा अमेरिका में रहती हैं। उसके पास ब्रिटेन की नागरिकता भी है। खामनेई ऐसे व्यक्ति को टॉप पोजीशन पर नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया गया था। लेकिन 2024 के आखिर और 2025 के पहले हाफ में ईरान को कई झटके लगे। दिसंबर 2024 में सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट हो गया। फिर लेबनान में हिजबुल्लाह को पीछे हटना पड़ा। हमास की लीडरशिप भी ध्वस्त हो चुकी थी। फिर जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया। इजराइल के हमले में ईरान के कई बड़े पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स मारे गए थे। इसके बाद लारिजानी को बुलाया गया और उन्हें सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमान सौंप दी गई। जब से सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या हुई है, वो खुलकर अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बैकडोर से वो ईरान की अटैक पॉलिसी भी तय कर रहे हैं। लारिजानी का परिवार रसूख वाला माना जाता है। उनके परिवार में कई लोग आयतुल्ला बने, कुछ लोग सरकार में भी अहम पदों पर बैठे हुए हैं। वो खुद खामनेई के करीबी थे, इस नाते उनके पास लेजिटिमेसी भी है। दूसरी तरफ IRGC में भी उनका अच्छा कनेक्शन है, इसलिए अली लारिजानी की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है। वो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार भी दिख रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। वेस्ट एशिया के हालात पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। इससे जुड़े अपडेट्स आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी तौफीक। शुक्रिया।